यूएसएसआर पूरा घूमा हूँ परफॉर्मेंस के लिए। वहाँ पर जो बैले के लिए जिस तरह से जो एक वो किया जाता था, वैसा हम लोगों ने नहीं किया। उस समय तो कम्युनिस्ट कंट्री थी और उस समय उन लोगों ने वहाँ पर सारे पूरे यूएसएसआर में कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात तो है नहीं, पूरे यूएसएसआर आपकी नॉलेज में तो रहे ना कि नहीं, कोई पूरे यूएसएसआर उस समय वो लोग जगह जगह पर, हर जगह पर बैले स्कूल बनाते थे और उसके बाद में लड़कियों का, लड़कों का सिलेक्शन करते थे। उनकी हड्डी देख करके ये इस एज में आएंगे तो इनका हाइट क्या होगा, ये क्या होगा, वो सिलेक्ट करके उन बच्चों को स्कूल एजुकेशन के साथ में बैले की एजुकेशन देते थे। और ऐसे उनके सब स्कूल के बच्चों को उसको बुला करके मॉस्को में 10,000 बच्चे इकट्ठे होते थे और मॉस्को में उनकी कंपटीशन होती थी। और उस कंपटीशन के बाद में उसमें से वो 1,000 सिलेक्ट करते थे जो प्रोफेशनल परफॉर्मर बनते थे। सोच लीजिए कि 10,000 बच्चों में से 1,000 सेलेक्ट कर रहे हैं और उनको प्रोफेशनल ग्रुप्स में भेज दिया जाता था परफॉर्मेंस करने, क्योंकि बैले डांसर्स की एज लंबी नहीं होती, जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेचिंग और उसमें हमारे देश की कला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम लोग ये नहीं देखते, हम लोग ये देखते हैं, चेहरा देखते हैं, एक्सप्रेशन कितना है, कितना आप अच्छा कर रहे हैं, आप कितने, शरीर ऐसा भी है, ऐसा भी है, उससे कोई मतलब नहीं। अभी आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, ओहो उससे कोई मतलब नहीं। बाल सरस्वती जी देखने में बहुत साधारण थी, कोई बहुत सुंदर महिला नहीं थी, लेकिन जब वो नृत्य करती थी तो वो दिव्य हो जाते थे। ये हमारी कला की वो है और वहां पे उनका एज खत्म हो जाता है। तो इस तरह की हम लोगों ने कभी अपनी कला के लिए कभी प्रयास नहीं किया और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग हुए हमारे देश में जिन्होंने आज़ादी के पहले, पिछली शताब्दी के प्रारंभ में ही बहुत काम किया। ऐसे 3 लोग जो है वो प्रातः स्मरणीय बल्कि पूजनीय है। एक उदय शंकर जी, दूसरी मैडम मेनका और तीसरे रुक्मिणी देवी जी, ये तीनों। और इन तीनों में से 2 लोगों का काम तो खत्म हो गया। मैडम मेनका ने अपना स्कूल खोला लोनावाला, मुंबई के पास में, और उन्होंने सीखा था शंभू महाराज जी से और अच्छन महाराज जी से, उनसे सीखा था कथक। तो कथक को लेकर के उन्होंने बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और इनफैक्ट विदेश में सबसे पहला प्रचार जो भारतीय कला का है वो डांस के माध्यम से इन तीनों ने ही किया। इन तीनों की ही देन थी जो कला का प्रचार हुआ। और इसमें रुक्मिणी देवी जी ने जो अपनी प्राचीन साहित्यिक कृतियां थी, रामायण है, रामायण को लेकर के बहुत काम किया। और उनके रामायण, हाँ, ऐसा काम 6 भाग में ऐसा रामायण कंपोज किया, करीब समझ लीजिए कि वाल्मीकि रामायण तो है ही, और भी आनंद रामायण और कुछ रामायण से लेकर के वो सब उन्होंने कंपोज किया है 6 भाग में। और लीला ये इन्होंने मैडम मेनका ने, इन्होंने कथक को लेकर के कृष्ण लीला, इस तरह की कंपोजिशंस की जो विदेश में बहुत प्रसिद्ध हुई। और उदय शंकर जी ने भी काम किया, उन्होंने अपना स्कूल खोला अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में स्कूल खोल करके उन्होंने अलग अलग टीचरों को बुला लिया। एक छऊ के थे, एक मणिपुरी के थे, एक कथकली के थे, एक भरतनाट्यम के थे। उन्होंने हिसाब से उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। और चूंकि उनको, वो खुद बेसिकली डांसर नहीं थे,
उदय शंकर जी तो पेंटिंग वाले थे, और पेंटिंग करने के लिए वो गए थे वहां पे इंग्लैंड में, कौन सी वो एकेडमी है बहुत फेमस। और 1919 में अन्ना पाओलोवा को एक इंडियन डांस करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था। अच्छा। तो उनको पकड़ के उदय शंकर जी, दिखने में बड़ी सुंदर पर्सनालिटी, बहुत सुंदर, हैंडसम, भाई करना है कुछ। तो डांस तो कुछ ट्रेनिंग थी नहीं, बस म्यूजिक बना लगा दिया, इनसे बोला करो। तो इन्होंने शिव का कुछ क्रिएटिव किया, और डिजाइन, पेंटिंग के आर्टिस्ट थे बहुत अच्छे। तो उनको उन्होंने अपना कॉस्ट्यूम भी डिजाइन कर लिया, इस तरह का मुकुट बनाया, उनके जो इमेजिनेशन में था वो पहन करके किया, प्रसिद्ध हो गए, उसमें बहुत पसंद आने लगा। फिर वो अन्ना पाओलोवा, वो और उनके साथ एक फॉरेनर और लेडी थी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो उन लोगों ने, तो ये तीनों व्यक्तियों ने जो भारतीय कथानक हैं, पुराने पौराणिक कथाएं, जैसे वो शिव पार्वती का डांस करते थे, राधा कृष्ण का डांस करते थे, क्रिएटिव करते थे। उस समय, उस काल में उन्होंने बिना सीखे उतना काम कर दिया, और एक अलग शैली डेवलप की। उसके बाद उसके ओरिएंटल शैली चलाने लगी वो। फिर उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सब उस तरह की ट्रेनिंग दिया। उनके बहुत अच्छे स्टूडेंट्स लोग निकले, और काम भी बहुत अच्छा हुआ। जैसे एक नरेंद्र शर्मा थे जो दिल्ली में काम किए, पंडित नरेंद्र शर्मा, और एक उनके बेटे थे सचिन शंकर, बेटा नहीं मानो, उनके उन्हीं के नाम का था, सचिन नाम था, उन्होंने अब शंकर जोड़ लिया, सचिन शंकर। वो मुंबई में काम किए। और ऐसे शांतिवर्धन थे जो कलकत्ता से उनके पास सीखने आए थे, उन्होंने ग्वालियर में काम किया। बाद में वही लिटिल बैलेट ट्रूप बन करके उनकी मिसेस ने संभाला। तो ऐसे अलग अलग जगह उनके विद्यार्थियों ने काम किया। और मैडम मेनका का तो उनके जीवन काल में ही वो समाप्त हो गया, माने वो इंस्टीट्यूशन जो संस्था थी। ऐसे ही उदय शंकर जी का भी उन्हीं के जीवन काल में, बाद में उनको कलकत्ता शिफ्ट करना पड़ा, आर्थिक कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, और बेचारे लास्ट में म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में गए। तो उसमें श्री श्री जी ने कुछ किया नहीं? उस समय श्री श्री जी का नहीं, तो श्री श्री जी के क्रिएशन में कुछ उनका रोल रहा होगा कुछ ना कुछ? श्री श्री जी तो ये इनके अपने रजनीश के, आचार्य रजनीश के डिसाइपल थे ना। अच्छा। हाँ, आचार्य रजनीश से जुड़े थे। अच्छा। और आपने भाई के लिए कुछ नहीं किया? पंडित रविशंकर। और पंडित रविशंकर भी तो इन्हीं के साथ डांस भी किया, सितार भी बजाते थे। और उन्होंने ही अलाउद्दीन खान साहब के पास सीखने के लिए भेजा, क्योंकि अलाउद्दीन खान उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे उदय शंकर जी के। और फिर इस तरह से वो सब इतिहास है। लेकिन हमारे देश की कला को यदि विदेशों तक किसी ने पहुंचाया है तो ये तीन व्यक्ति, माने ये पूजनीय ही है, तीनों बिल्कुल पूजनीय। का सेंटेनरी करना था सन 2000 में। सेंटेनरी फंक्शन मैंने यहाँ पे किया, पूरे यूपी में किसी ने याद नहीं किया। अच्छा, वो मैंने फंक्शन किया अपने खर्चे से। यूनिवर्सिटी ने भी सपोर्ट नहीं किया? यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम हमको मिल जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फैकल्टी का ऑडिटोरियम था, बाकी सब हमने अपना खर्चा किया। यहाँ पे सभी, हर फैकल्टी के पास ऑडिटोरियम है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, अब हो गया है, अब लगभग सबका बन गया है, कुछ सबका नहीं है। जैसे मेडिकल लेक्चर हॉल है, लेक्चर हॉल जैसा बहुत लेक्चर हॉल है। मेडिकल का केन उड़पा है, वो ज्यादा छोटा सा स्टेज है और लेक्चर के लिए अच्छा है। साइंस फैकल्टी का अपना ऑडिटोरियम है, वो लेक्चर के लिए बहुत अच्छा है। व्हाइट स्क्रीन लगी हुई है, आप उसमें वो कर सकते हैं, प्रोजेक्शन कर सकते हैं। स्वतंत्रता भवन एक था पहले, काफी बड़ा ऑडिटोरियम में बनाया। उसके अलावा कैपेसिटी 1200 की कैपेसिटी। मुझे जो लगता है कि हम अपनी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो आज भी एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं। एक समय तो रिस्ट्रिक्शन था, तो उसके कारण वहां लोगों को संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब उतना संघर्ष नहीं है। फिर बच्चे सीखने आ रहे हैं, सीख भी रहे हैं,
लेकिन जो वही मैंने कहा ना, शिक्षा नीति के कारण, हमारी शिक्षा नीति के कारण थोड़ा सा उसको पीछे मतलब क्या दिक्कत है शिक्षा नीति में? नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मध्य प्रदेश का जो बनाया, उसमें उन लोगों ने कहा कि ये इलेक्टिव होना चाहिए तो फलाना होना चाहिए, जेनरिक इलेक्टिव होना चाहिए तो ये हमने सब कोर्स बना के भेजा। अब 2 पेपर उन्होंने बताया कि ये होने चाहिए, एक मेन होना चाहिए और एक माइनर होना चाहिए। अब मेन पेपर में हमने भरतनाट्यम रखा है, तो उसमें यदि हम माइनर में भरतनाट्यम का थोड़ा अलग अंश रख देते हैं तो क्या बुरा था। अपनी तरफ से अधिकारियों ने हटा करके लोक नृत्य कर दिया। अब सब लोग लोक नृत्य लेना चाह रहे हैं, क्लासिकल उसमें आई नहीं रहा। लेकिन मध्य प्रदेश में जो यहाँ का भी कोर्स बनाया है, अब कब लागू होता है पता नहीं। किसी यूनिवर्सिटी में इंडिया को एज अ टोटलिटी में कल्चर और इसमें करने की कोशिश नहीं की? नहीं, एकमात्र खैरागढ़ यूनिवर्सिटी बनी थी, लेकिन उसके लिए भी समस्याएं पैदा की सरकार ने। मैं तो समस्या ही कहूंगा, वो ये कि वो चाहते हैं कि आपके यहाँ विद्यार्थी क्यों नहीं आते। विद्यार्थी चाहिए, संख्या चाहिए। आप पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में और केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ने के लिए तो आप बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, वहां हम इंडिविजुअल सिखा नहीं रहे, यहाँ तो हमको एक एक बच्चे पर ध्यान देना पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, जब तक वो तो हम लोग क्या रिस्ट्रिक्शन है, हम लोग क्या 10 से ज्यादा विद्यार्थी हम लोग नहीं लेते। कला क्षेत्र में तो एक क्लास में 4 विद्यार्थी होते हैं, तब तो आपको क्वालिटी मिलेगी। हम यदि 100 विद्यार्थियों की क्लास हम लेने लगेंगे तो मैं किसका हाथ ठीक करूंगा, किसकी आंखें ठीक करूंगा। तो आप लोग अपने बारे में कैसे शुरुआत करी और कैसे आप इस लाइन में आए और कैसे यहाँ तक पहुंचे, और अब क्या सोच रहे हैं आधुनिक भारत को बनाने में? अब अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को जो नृत्य के द्वारा मैं दे रही हूँ जी, बच्चों में बीज डाल रही हूँ, मैं तो ये कहूंगी। हाँ जी। और वो शुरुआत करते हैं मेरे पास, और 5 साल से या 6 साल से शुरू करते हैं, उसके बाद अपने आप वो मोल्ड हो जाते हैं इस तरफ। मुझे जो लगता है कुछ होते हैं 100% नहीं कहूंगी, और वो फिर इसी फील्ड में चले जाते हैं। तो वो ट्रेडिशन को आगे बढ़ा, मेरा ये सोचना है। और उसके साथ साथ संस्कृत भी सिखाती हूँ। अच्छा। तो उस तरह से फिर वो कॉलेज में भी सब्जेक्ट लेते हैं। मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जो बचपन से मेरे पास सीखे, फिर डिग्री में इनके पास एडमिशन लिया, मास्टर्स किया, अभी PhD कर रहे हैं। तो कई बच्चे इस तरह के हैं जो उस तरह से, तो उस तरह से हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को जीवित रखें और वही आगे परंपरा बढ़ती रहे। ये परंपरा तो बढ़ेगी, हमारा तो ये योगदान है, क्योंकि आज का बच्चा बहुत होशियार है और उसमें प्लस ही करेंगे, उसमें अपनी तरफ से। और क्योंकि आज के बच्चे होशियार हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत हमसे ज्यादा आगे ही है। जैसे आपकी लगभग तीसरी पीढ़ी अब इस समय नृत्य कला में आ गया है, माँ के बारे में अभी आपने बताया, तो ये एक बहुत गर्व करने की बात है। तो उससे क्या शिक्षा युवाओं को देना चाहते हैं आप लोग? हमारी तीसरी पीढ़ी है, हो सकता है चौथी पीढ़ी भी आ जाए इसी क्षेत्र में। इससे एक जरूर हुआ है कि लड़कियां जी आगे जो ये कह रहे थे थोड़ी देर पहले भी कि विवाह के बाद लड़कियों का बंद हो जाता है, नृत्य छूट जाता है जी। तो जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं, अब फर्क आ रहा है। पहले इसके पहले जो आते थे यही उत्तर प्रदेश की बात, हम अपने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, ईस्टर्न यूपी जिसको पिछड़ा कहा जाता है, वो लड़कियां कंटिन्यू रख रही है। शादी के बाद भी वो शर्त रखती है कि हम विवाह के पश्चात भी नृत्य करते रहेंगे। जो हम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो परफॉर्मेंस, लेकिन वही क्लासिकल हम लोगों के साथ जुड़ के आज भी परफॉर्मेंस करते हैं। एक सोच हम नहीं बदल पा रहे हैं, हमारे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? हाँ। हम BPA डांस कर रहे हैं। ये क्या होता है? इसके अलावा क्या कर रहे हैं? और क्या कर रहे हो? और क्या पढ़ रहे हैं? BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, वो उनको नहीं समझ में आता। BPA मतलब जागृति की कमी है, जागृति की कमी समाज में। पेरेंट्स और समाज ही उस चीज को नहीं समझ रहा है जी। बच्चे तो समझ रहे हैं, आगे की जनरेशन में चेंजेस आएंगे। आप इतने महत्वपूर्ण जगह पर हैं जहाँ पर आज के समय में ये जो 2022 चल रहा है और बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर और BHU के अंदर आपने कार्य किया है, और मोदी जी तो यहाँ पर लगभग आते ही रहते हैं, और बनारस में आपको 40 वर्ष हो गए। तो उसमें आप कितना बनारस को बदलता हुआ देख रहे हैं, और उससे पूरे विश्व को क्या संदेश जा रहा है? मुझे लगता है कि सिर्फ चोला बदल देने से
आत्मा नहीं बदलती है जी। बनारस की जो आत्मा है वो वैसी ही रहेगी, वो नहीं बदल सकती जी। यहाँ का जो खांटीपन है जिसको कहते हैं वो वैसे ही है। अभी भी आप पक्के माहौल में चले जाइए तो वो आपको वही एटमॉस्फेयर मिलेगा पुराना वाला, और वो नहीं जाना चाहिए, उसको नहीं बदलना चाहिए। अब हम बदलाव चाहते हैं, कई बदलाव, ऐसा बदलाव ऐसा नहीं, बहुत डेवलपमेंट दिख रहा है और अच्छा है। अब हम अभी तो हम काशी कॉरिडोर जो बना है वो देखने गए नहीं, बदला है, हम लोगों ने देखा नहीं। इन्विटेशन आया था लेकिन अभी तक हम लोग का उस दिन तो जाना हुआ ही नहीं, उसके बाद भी अभी नहीं गए हम, अभी तक नहीं गए। चोला बदले चलेगा लेकिन आत्मा नहीं बदलनी चाहिए। जैसे आप पति पत्नी दोनों ही एक ही फील्ड में हैं, तो कभी आप दोनों को ज्यादा किसी को महत्व मिला, उससे आपकी ईगो आपस में टकराई क्या? कभी आप दोनों ने झगड़ा किया आपस में इस बात को लेकर? ईगो तो तब होगा ना जब मुझे कुछ आता हो। मैं अभी भी विद्यार्थी हूँ जी, अभी भी सीखता हूँ, तो हम लोग रोज सीखते हैं, रोज सिखाते हैं जी। तो ईगो तब होता है जब हम समझ लेते हैं कि हमें सब आ गया है। नृत्य कला के अंदर संस्कृत के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी समावेश होना चाहिए। तो आज के बच्चों में आध्यात्मिक शक्ति का समावेश होता है जो सिखा रहे होते हैं आप लोग? होता है। अच्छा, पौराणिक कथाएं, इतनी सारी कथाएं मैं बताता हूँ बच्चों को जी। और पौराणिक कथाओं के अलावा अपने संस्कार से परिचित कराते हैं जी। हमारे सच कहूं तो उनका कहने का तरीका, किसी भी बात को समझाने का, लेक्चर देने का तरीका इतना पसंद आता है जी। अभी श्री श्री रविशंकर उसमें लेक्चर था 2 दिन पहले, रूपक पर समझा रहे थे, इतना अच्छा लगा उन लोगों को। कहानी छोटे छोटे नाटक ही समझाए, संस्कृत के नाटक इतने अच्छे तरीके से समझाए, क्योंकि वो प्रोफेशनली डांसर्स हैं, अच्छे वो PhD कर रहे हैं, तो उन लोगों का कोर्स वर्क था, उसमें समझाया। अंत में एक बोल पड़ी, अच्छी एज वाली होंगी जो भी है और वेल स्कॉलर वगैरह, वो बोल पड़ी कि सर आपने, गुरुजी आपने इतने अच्छे से समझाया, मुझे अपना बचपन याद आया। तो कहानी कहने का तरीका जो है इतना पसंद किया जाता है इनका, सब बच्चे बिल्कुल मंत्र मुग्ध सुनते रहते हैं। इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष श्री विजय तिवारी जी, मनोज सिंह, हम लोग सब आपके पास आए क्योंकि हमारा परिचय तो आपसे बहुत पुराना है, परंतु जो लोग आपको देख रहे हैं अगर वो जानना चाहे कि भाई आपसे कैसे मिल सके, तो थोड़ा सा अपना परिचय जरूर बताइए माला जी। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? हाँ, अपना पूरा नाम क्या हम लोग लिखते हैं? माला हुंबल। हाँ, प्रेमचंद हुंबल जी। मेरे पिताजी चूंकि हिंदी साहित्य के प्रेमी थे जी, तो मुंशी प्रेमचंद से वो मानते थे कि उनका विकास हुआ, उसने मेरे जन्म के बाद वो मेरा नाम प्रेमचंद रखा। अच्छा। और मेरा कार्य क्षेत्र काशी बना, जी। मेरा सौभाग्य है जी, किस्मत ही कहेंगे तो इसको। हम यहीं पे हैं, यहाँ पे, और यहीं रहने का, यहीं रहने वाले। और आपने अपनी दोनों बेटियों को भी भरतनाट्यम और ये सब सिखाया? बहुत अच्छा। सब्जेक्ट कहा जाए तो मैं BSc स्टूडेंट रही हूँ। अच्छा। मेरी बैकग्राउंड ऐसा कुछ नहीं, मम्मी पिताजी दोनों संगीत प्रेमी रहे हैं, नृत्य प्रेमी, कला प्रेमी रहे हैं। अच्छा। अब वो जीवन में जो परिवर्तन आता है, BSc और साथ में NCC भी लिया था मैंने, उसके अच्छा। साथ साथ एक तरफ NCC कैंप जाने वाला था, हाँ। रही थी, और एक तरफ कार्यक्रम के लिए जाना था। अच्छा। तो दोनों में से मुझे कुछ एक लेना था। ओके। मैंने NCC कैंप, जबकि मुझे कहा आपको बेस्ट क्रेडिट देंगे, आपको कमांड करना होगा, मैंने उसको छोड़ के मैंने इस विधा में, तो ऐसे ही। तो नृत्य कला और जो इतना ज्यादा उसमें होता है, तो क्या आप लोगों के अंदर बोल्डनेस होती है या मोहब्बत ज्यादा होती है? जैसी जरूरत। अच्छा। नृत्य में तो सारे भाव आते हैं। बिल्कुल। तिवारी जी, आप क्या कहेंगे? क्या कहते हैं, जैसे कि लोग ज्यादातर किसी भी कोर्स को आज के डेट में कर रहे हैं तो वो व्यापार से जोड़ते हैं कि मुझे क्या फायदा, और इसलिए वो थोड़ा सा भारत की संस्कृति से थोड़ा विरक्त भी हो रहा है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम हम लोग इस तरह से बैठे हैं। जी। आपका नाम तो बहुत बार आया और उसकी चर्चा होती रही। मेरी मुलाकात पहली बार है। हाँ, मेरी मुलाकात थी, बट वो मुलाकात नहीं, ऐसे नहीं, वो देखना होता है, जिसको कहते हैं सहृदय। तो इनफैक्ट हमारे जो अभी हम लोग जो गांव में काम कर रहे हैं, जी, गांव का मतलब रूरल इंडिया, ग्राम पंचायत जी, हम हर यूनिवर्सिटी में कामधेनु चेयर क्रिएट कर रहे हैं।
और कामधेनु चेयर का कार्य है रूरल इंडिया को कैसे हम एम्पावर करें, कैसे वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आए, कैसे उसका ट्रेडिशन और कल्चर भी बचे। मुझे लगता है कि जो कार्य आप लोग कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। आप जैसे 2.5 लाख लोगों की जरूरत है जो गांव में बच्चों को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़े। मैं तो तैयार हूँ, मैं बिल्कुल करूँगा। मैं काम भी कर चुका हूँ, जाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, और कुछ उनके बच्चों को हम लोगों ने उन लोगों का एनुअल फंक्शन भी तैयार किया। लेकिन जो कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के काम के साथ में उसको पूरा लंबा खींचना, मैंने वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन अब मुक्त हैं, अब कर सकते हैं। साधन मिलना चाहिए हमें जगह बता दे तो हम जाके अपना काम कर सकते। नहीं, इसमें तो आज की डेट में ऑनलाइन भी हो गया है। नहीं, ऑनलाइन सिखाना मुश्किल, ये कलाएं सिखाना मुश्किल है, लेकिन बातचीत कर सकते हैं। पहला काम है कि जैसे हमारे हर ग्रामीण उसमें इनफैक्ट जो भी हमारी ग्राम पंचायत है वहाँ पे कम से कम प्राइमरी स्कूल पहुँच चुका है, और हर प्राइमरी स्कूल में एक आध म्यूजिक टीचर जरूर होता है। सिर्फ उसको हमें उसकी थोड़ा सा वो उस एंगल को डाल देना है कि भारत क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, डांस फॉर्म कितने उसके फॉर्म्स हैं, कितना म्यूजिक का क्या है, और जनरल जो है एक जनरिक छोटा सा अगर कोर्स सा डिजाइन करें, तो इनफैक्ट हम चाहेंगे कि कामधेनु चेयर के साथ मिल करके ऐसा एक कैप्सूल कोर्स डिजाइन करें कि भारत के ग्रामीण इसके अंदर पूरा, क्योंकि विश्वगुरु भारत जब भी बनेगा, विश्वगुरु भारत है नहीं, हम इसमें बिल्कुल भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हम अभी विश्वगुरु नहीं बने हैं, और यदि हमें बनना है तो हमारे अपनी जड़ को छोड़े बिना बनना। हमने यदि जड़ छोड़ दिया तो हम नहीं बन पाए। तो इसमें क्योंकि जो मैंने जो देखा है, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, कि हम उसमें नेचर के हर चीज को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, हम बर्ड्स का चिर्पिंग की भी बात कर रहे हैं, हम कृष्ण की भी बात करते हैं, हम राधा जी की बात करते हैं, राम की भी बात करते हैं, और जो भी हमारा शिव जी की बात करते हैं, देवी पे अपन परफॉर्मेंसेस करते हैं। तो ये उन गांव के बच्चों में ये म्यूजिक टीचर के माध्यम से, और क्योंकि बीएचयू में आप डीन भी रहे, आप हेड रहे अपने डिपार्टमेंट के, तो ये पूरे भारत को एक आप दोनों, क्योंकि दोनों इस क्षेत्र से जुड़े हुए, तो इसको चिंतन कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी बीएचयू इस पे निर्णय लेगा। आज बैठक भी थी, तो जल्दी उन्होंने कहा है। तो ये एक हम लोग